नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज के इस वीडियो में हम 24 अगस्त 2022 को रेलवे ग्रुप डी का दूसरे शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ है, इसमें पूछे गए जीके जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी या kvguruji.in के ऊपर मिल जाएगी। वहाँ से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। तो अगर आप लोग आने वाले किसी भी शिफ्ट में ग्रुप डी का एग्ज़ाम देते हैं और आप एक बेहतर पीडीएफ और वीडियो चाहते हैं तो उसके लिए आप अपने प्रश्नों को इस नंबर के ऊपर शेयर जरूर करिए। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो करंट अफेयर में एक प्रश्न आपका पूछा गया था कि जो हमारा वर्ल्ड वेटलैंड डे है 2022 का, इसका विषय क्या था। तो आप सभी को ये पता होना चाहिए कि इसका विषय था वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। विश्व आर्द्र भूमि दिवस की अगर हम लोग बात करते हैं तो हर साल 2 फरवरी को ये दिवस मनाया जाता है। विश्व में जो भी आपके वेटलैंड हैं उनके संरक्षण के लिए 2 फरवरी 1971 को ईरान में जो रामसर नाम का शहर है वहाँ पर एक समझौता हुआ था और इसीलिए 2 फरवरी को हम लोग विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो समझौता है वह 1975 में लागू हुआ था और वर्तमान में हमारे देश में जो आर्द्र भूमियाँ हैं उनकी संख्या 75 यहाँ पर हो गई है। अगला प्रश्न पूछा गया कि शीतकालीन ओलंपिक 2022 में कौन सा भारतीय खिलाड़ी 45वें स्थान पर रहा था। तो ध्यान रखिएगा, इस साल जो बीजिंग में शीतकालीन ओलंपिक हुआ है इसमें हमारे देश से सिर्फ एक ही खिलाड़ी ने क्वालिफाई किया था। क्या नाम है उनका? तो इनका नाम आरिफ खान है। ये आपके जम्मू और कश्मीर राज्य से हैं और इन्होंने एल्पाइन स्कीइंग में 45वां स्थान हासिल किया था। आपको ये भी ध्यान रखना है कि शीतकालीन ओलंपिक के इतिहास में अभी तक हम लोग कोई भी मेडल नहीं जीत पाए हैं और इस साल के अगर हम लोग शीतकालीन ओलंपिक की बात करते हैं तो नॉर्वे देश इसमें आपके टॉप पोजीशन पर रहा था। अगला प्रश्न पूछा गया कि फरवरी 2021 में PSLV C51 के द्वारा किस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था। तो 2021 में जो सैटेलाइट है ये 2 सैटेलाइट थी। एक तो अमेजोनिया 1 था आपके ब्राज़ील का और एक इसरो के द्वारा सिंधु नेत्रा नाम की सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था। तो ध्यान रखेंगे 28 फरवरी 2021 को आंध्र प्रदेश में जो श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर है वहीं से PSLV C51 रॉकेट की सहायता से इन सैटेलाइटों को लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो 4था संस्करण हुआ है इसमें आपके राज्यों को क्रम में बताना था, यानी कि किसने सबसे ज़्यादा मेडल जीता है और किसने कम जीता है। तो अगर हम लोग शीर्ष राज्यों की बात करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि हरियाणा ने सबसे ज़्यादा मेडल जीता, महाराष्ट्र इसमें दूसरे स्थान पर था, कर्नाटक इसमें तीसरे स्थान पर था और मणिपुर राज्य आपका चौथे स्थान पर रहा था। इस साल जो 4था खेलो इंडिया यूथ गेम्स है इसका आयोजन हरियाणा के पंचकुला शहर में किया गया। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत में पहली बार किस समय डिमोनेटाइजेशन किया गया था। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आज़ाद भारत में 1978 में जब मोरारजी देसाई की सरकार थी, यानी कि जनता पार्टी की सरकार थी, तो उस समय भारत में पहली बार डिमोनेटाइजेशन किया गया था। और आपको ये ध्यान रखना है कि उस समय 10,000, 1,000 और 500 रुपये के जो नोट हैं इनको यहाँ पर एलिमिनेट किया गया था। इसके अलावा 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी डिमोनेटाइजेशन की घोषणा की थी। एक प्रश्न पूछा गया था, ये प्रश्न एग्जैक्ट मुझे नहीं पता चला है, कि तमिलनाडु में पोंगल त्यौहार के समय कौन सा डांस किया जाता है। तो पोंगल त्यौहार के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि ये हमारे फसल की कटाई से संबंधित एक त्यौहार है। ये जो त्यौहार है वो आपके सूर्य देवता को समर्पित है और इस त्यौहार में कुम्मी नाम का डांस किया जाता है। कौन सा? कुम्मी नाम का डांस इस त्यौहार के दौरान किया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारतीय संविधान में जो हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य है इसको कब जोड़ा गया था। तो आप सभी को ये पता होना चाहिए कि जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उस संशोधन के जरिए पहली बार हमारे देश में
मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था भारतीय संविधान में। और अगर हम लोग 11वीं की बात करते हैं तो ये आपके 86वें संविधान संशोधन 2002 के जरिए भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। तो आपको ये ध्यान रखना है, बाकी स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा के बाद में इसको ऐड किया गया। एक प्रश्न देखिए, भीमराव अंबेडकर फेलोशिप से कोई आया था, तो ये प्रश्न एग्जैक्ट मुझे पता नहीं चला है। फिलहाल के लिए एक आपकी योजना है जिसका नाम है बाबा साहब अंबेडकर नेशनल रिसर्च फेलोशिप, और यह जो स्कीम है इसके अंतर्गत महाराष्ट्र में जो एससी समुदाय के लोग हैं उनको स्कॉलरशिप दी जाती है, और ये योजना 2013 में शुरू हुई थी। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत में कितने अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय हैं। एग्जैक्ट प्रश्न मुझे नहीं पता चला है कि अल्पसंख्यक भाषाओं का था कि अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय था। एग्जैक्ट प्रश्न आपसे क्या पूछा गया था वो आप लोग नीचे कमेंट में बताइएगा, जिससे इसके पीडीएफ में उसे अपडेट किया जा सके। अगला प्रश्न पूछा गया कि 1919 में महात्मा गांधी जी के द्वारा किसके विरोध में आंदोलन किया गया था। तो 1919 में रॉलेट एक्ट आता है अंग्रेजों के द्वारा, जिसमें आपके बिना किसी वारंट के गिरफ्तारी का प्रावधान था, और इसी के विरोध में हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के द्वारा आंदोलन किया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि महेंद्रगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं वो आपको कौन से राज्य में देखने को मिलेंगी। महेंद्रगिरी की पहाड़ियों की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपको उड़ीसा राज्य में देखने को मिलेंगी। आप सभी को ये पता होना चाहिए कि महेंद्रगिरी भारत के पूर्वी घाटों की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है। ये आपको उड़ीसा के गजपति जिले में मिलेगी और इसकी ऊंचाई 1501 मीटर है। चलिए नीचे कमेंट में आप लोग मुझे ये बताइएगा कि जो पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला है उसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। अगला प्रश्न पूछा गया कि बिश्नोई समाज किस राज्य से संबंधित है। तो बिश्नोई समाज की अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा संख्या में ये आपको राजस्थान राज्य में देखने को मिलेंगे। कहाँ पर? इनकी सबसे ज़्यादा संख्या आपको राजस्थान राज्य में देखने को मिलेगी। इसके अलावा हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब और गुजरात में भी आपको बिश्नोई समाज के लोग देखने को मिलेंगे, लेकिन इनकी सबसे ज़्यादा संख्या आपके राजस्थान में है। अगला प्रश्न पूछा गया कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी। तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, बिहार में जो बोध गया है वहीं पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि इनका जन्म लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व हुआ था। इनके निधन की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हुआ था, और इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। बाकी त्रिपिटक नाम का एक ग्रंथ है जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। अब बात करेंगे बायोलॉजी की। तो बायोलॉजी में एक प्रश्न पूछा गया था कि जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं वो किस क्रिया के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो आप सभी को ये अच्छे से पता होगा कि जो हमारे पेड़ पौधे हैं जब वो आपके प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया करते हैं तो उस समय वो बनाते हैं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। लेकिन इसके इतर जब वे अपने लिए श्वसन की प्रक्रिया करते हैं तो उस दौरान वह लोग भी कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर छोड़ते हैं। तो ध्यान रखिएगा, दिन के समय जब आपका प्रकाश होता है तो फोटोसिंथेसिस करते हैं पौधे, और रात के समय ये आपके कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, और ये प्रक्रिया आपके रेस्पायरेशन कहलाती है। अगला प्रश्न पूछा गया कि मानव गुणसूत्र एक्स और वाई में किसकी गति सबसे अधिक होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारे सेक्सुअल क्रोमोसोम हैं एक्स और वाई, इसमें से वाई गुणसूत्र की जो गति है वो आपकी सबसे अधिक होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि स्पर्म में मुख्य रूप से आपको एक्स और वाई दोनों गुणसूत्र देखने को मिलेंगे। वाई क्रोमोसोम की जो गति है वो सबसे तेज होती है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर आपसे ये पूछ लिया जाता है कि एक्स और वाई में कौन हमारा भारी होता है, तो ध्यान रखेंगे जो आपका वाई क्रोमोसोम है ये आपके एक्स क्रोमोसोम की साइज में छोटा होता है, यानी कि एक्स वाला आपका बड़ा है और वाई क्रोमोसोम साइज में होता है छोटा। अगला प्रश्न पूछा गया कि सरीसृप में लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है। तो ये प्रश्न कल भी शायद तीसरी शिफ्ट में आया था, आज भी ये प्रश्न पूछा गया है। तो अगर हम लोग रेप्टाइल की बात करते हैं
तो इनमें जो सेक्स डिटर्मिनेशन है ये आपके टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। किस पे? टेम्परेचर के ऊपर ये डिपेंड करता है कि जो आपका सरीसृप है वो आपके कौन से लिंग का होगा। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया कि कौन से समूह के पौधों में संवहनी उतक अनुपस्थित होते हैं। संवहनी उतक का मतलब होता है जाइलम और फ्लोएम। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारे जलोदविद यानी कि हाइड्रोफाइट्स होते हैं इसमें आपके वस्कुलर टिश्यू नहीं पाए जाते हैं। आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये आपके कम कठोर और अविकसित जड़ों वाले छोटे पौधे होते हैं जो कि आपको अक्सर पानी में तैरते हुए दिखाई देंगे। गांव के लोगों ने पानी में तैरते हुए जलकुंभी को देखा होगा। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था कि उत्तल दर्पण के लिए अगर कोई प्रकाश की किरण ध्रुव की दिशा में आपतित होती है तो जो परावर्तित किरण है वो कितने डिग्री का कोण बनाएगी। अब यहाँ पर आप लोग रूल देख सकते हैं, 4 रूल टोटल होते हैं जो कि आपके उत्तल दर्पण के लिए कार्य करते हैं। तो अगर कोई रे आपके मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है तो ये रिफ्लेक्शन के बाद कुछ ऊपर की ओर जाएगी। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर रूल 2 की बात करते हैं तो अगर कोई प्रकाश की किरण इस प्रकार से हमारे मिरर के ऊपर नॉर्मल पड़ती है तो फिर आपके उसी रास्ते से ये लौट जाएगी, यानी कि यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो आपका हो जाएगा 0 डिग्री का। और ये प्रश्न इससे पहले भी ग्रुप डी में पूछा जा चुका है। फिर एक प्रश्न पूछा गया था कि फ्लेमिंग भाई साहब के द्वारा जो दाएं हाथ का नियम दिया गया है इसमें आपकी तर्जनी और मध्यमा क्या बताती है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं FVI से आप लोग ध्यान रख सकते हैं। ये हमारा F हो गया, ये B है, ये आपका I है। तो F आपका चुंबकीय बल बताता है, उसी प्रकार से जो आपकी तर्जनी है वो आपके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। और I की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपके विद्युत धारा के बारे में बताती है। तो ध्यान रखिएगा, अंगूठा बताता है बल की दिशा, तर्जनी बताती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा यहाँ चालक में प्रवाहित धारा के बारे में बताती है। अगला प्रश्न पूछा गया कि बिजली के जो तार होते हैं इसमें किस धातु का या फिर एलॉय का यूज किया जाता है। कई सारे आपको ऑप्शन दिए गए थे। आपको ध्यान रखना है कि कॉपर हमारा उष्मा का और इलेक्ट्रिसिटी का सबसे बढ़िया चालक होता है, इसीलिए जो भी आपके बिजली के तार घरों वगैरह में यूज होते हैं उसमें आपके कॉपर वायर का यूज होता है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारे इलेक्ट्रिक पोल के ऊपर तार होते हैं जिसे आप लोग हाई टेंशन तार भी कहते हैं, ये मुख्य रूप से एल्यूमिनियम के होते हैं और इनका जो कोर है वो आपके स्टील का बना होता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी के वायर होते हैं वो आपके कॉपर वायर होते हैं, बाकी जो हाई टेंशन तार हैं वो आपके एल्यूमिनियम के बने होते हैं। फिर एक प्रश्न पूछा गया, रिपीटेड ये भी है कि प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किस रंग का विचलन सबसे ज़्यादा होता है। तो प्रकाश के स्पेक्ट्रम की अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो विचलन है वो आपको बैगनी के लिए देखने को मिलेगा। आपको ये ध्यान रखना है बिवग्योर फार्मूला। बिवग्योर फार्मूले के अनुसार अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो विचलन है वो आपके बैगनी का होता है, जबकि अगर हम लोग सबसे कम विचलन की बात करते हैं तो वो आपके लाल रंग के प्रकाश के लिए होता है। अगला प्रश्न आपके वही आया था ओम के नियम से, इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी से भी कुछ प्रश्न थे, लेंस और दर्पण के ऊपर भी कुछ प्रश्न थे। तो एग्जैक्ट प्रश्न मुझे मिल नहीं पाए हैं, फिर भी अगर आप में से किसी को याद है तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हैं। मैं आपके लिए PDF में इन प्रश्नों को इंक्लूड कर दूंगा। अब आइए आते हैं आखिरी वाले सेक्शन यानी कि केमिस्ट्री के ऊपर। तो केमिस्ट्री में देखिए एक प्रश्न कुछ इस प्रकार का आया था कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर के बनाती है अमोनिया। तो ये जो रिएक्शन है इसे आपको शायद संतुलित करना था। अब एग्जैक्ट क्या करना था वो मुझे नहीं पता है। तो अगर इसे संतुलित करना रहा होगा तो आप लोग यहाँ पर हाइड्रोजन के आगे 2 जोड़ देंगे और अमोनिया 3 जोड़ देंगे, अमोनिया के आगे 2 जोड़ देंगे और इस प्रकार से ये जो रासायनिक अभिक्रिया है वो आपकी संतुलित हो जाएगी। ये आपके अमोनिया बनाने का हैबर प्रोसेस है। ध्यान रखिएगा, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है हैबर प्रोसेस के बारे में। तो अमोनिया के उत्पादन का तरीका है जिसे हम लोग हैबर विधि कहते हैं। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि इस अभिक्रिया के लिए
आयरन को एज ए कैटालिस्ट यूज किया जाता है। ये जो आपकी अपक्रिया है वो आपके 400 से 450 डिग्री सेंटीग्रेड के उच्च ताप पर होती है और यहाँ पर प्रेशर भी 150 से 200 atm का होना चाहिए। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया था कि CH3CH2OH यानी कि जो एथेनॉल है अगर वो ऑक्सीजन के साथ में अपक्रिया करता है तो यहाँ पर हमारा कौन सा उत्पाद बनेगा। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर उत्पाद बनता है एसिटिक एसिड। क्या बनता है? यहाँ पर उत्पाद बनेगा एसिटिक एसिड। ये आप लोग देख सकते हैं कि जब एथेनॉल ऑक्सीजन के साथ में अपक्रिया करता है तो एसिटिक एसिड बनता है और यहाँ पर पानी निकल जाता है बाहर। अगला प्रश्न पूछा गया कि 2AgCl ये आपका टूट करके बनाता है 2Ag + Cl2। तो ये जो अपक्रिया है वो किसकी उपस्थिति में होगा? तो ध्यान रखिएगा, ये जो अपक्रिया है वो प्रकाश की उपस्थिति में होता है। यहाँ पर AgCl आपका टूट रहा है तो आप इसे अपघटन अपक्रिया भी कह सकते हैं। और आपको ये ध्यान रखना है कि ये अपक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होती है, इसीलिए इसे हम लोग फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी कहते हैं या फिर इसे हम लोग प्रकाश अपक्रिया के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में किस तत्व को बाद में स्थान दिया गया था। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1872 में मेंडलीव साहब ने अपनी आवर्त सारणी को प्रकाशित किया था जिसमें आपके टोटल 63 एलिमेंट थे और इन्होंने बहुत सारे एलिमेंट के लिए स्थान भी छोड़ा था। आपको ये पता होना चाहिए कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो इका बोरॉन था वो बाद में चल करके स्कैंडियम बनता है। इका एल्यूमिनियम के स्थान पर गैलियम को ऐड किया जाता है और इका सिलिकॉन के स्थान पर जर्मेनियम को ऐड किया जाता है मेंडलीव की आवर्त सारणी में। अगला प्रश्न पूछा गया था न्यूलैंड भाई साहब के अष्टक नियम से। तो आपको ये ध्यान रखना है 1817 में इनके द्वारा अष्टक का ये नियम दिया गया था। क्या था इनके अष्टक नियम में? सॉरी, इस प्रश्न के लिए जो ये इमेज है वो आपकी गलत आ गई है। न्यूलैंड के अष्टक नियम के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि इनका ये जो नियम था वो आपके परमाणु द्रव्यमान के ऊपर आधारित था और इन्होंने अपने नियम में ये बताया था कि अगर हमारा कोई एटम है तो उसके बाद में जो 8वें नंबर का एटम होगा उसके साथ में ये समानताएं प्रदर्शित करेगा। अष्टक का जो इनका नियम है वो सिर्फ कैल्शियम तक ही लागू होता था। अब एग्जैक्ट स्टेटमेंट इसमें क्या क्या दिए गए थे उसी के अनुसार इस प्रश्न को आप लोग सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित तत्वों को अभिक्रियाशीलता के आधार पर व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर आपको रिएक्टिविटी टेबल अच्छे से पता होना चाहिए। एलिमेंट दिया गया था जैसे एल्यूमिनियम है, कॉपर है और आपका आयरन है और रिएक्टिविटी टेबल इससे पहले भी मैं आपको कई बार करवा चुका हूँ। देखिए रिएक्टिविटी टेबल में आपका पोटेशियम जो है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, फिर सोडियम आता है, फिर कैल्शियम है, फिर मैग्नीशियम है, इसके बाद में एल्यूमिनियम है, जिंक है, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, पारा, सिल्वर और सोना। तो ये आपके रिएक्टिविटी टेबल का क्रम है, इसे आपको अच्छे से ध्यान रखना है। 4 से 5 प्रश्न यहाँ से आपके ग्रुप डी में अभी तक पूछे जा चुके हैं। तो इस प्रकार से जितने भी प्रश्न मुझे प्राप्त हुए थे उन सारे प्रश्नों को मैंने डिस्कस कर लिया है। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर कोई प्रश्न आपका अलग तरीके से पूछा गया था तो वो भी आप लोग नीचे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।